वो कम उम्र बच्ची बोलती जा रही थी। मैंने कई मुलाकातों में उसकी दास्तान हयात को सुना और सोचा कि उसे क़ारीन तक पहुंचाऊं। ज़हन दिल पर बोझ सा है। उसकी कहानी उसी की ज़बानी बयान कर रही हूँ। मेरी माँ का जवानी में इंतकाल हो गया। अब्बू मुझे बोझ समझने लगे। भाई कोई था नहीं। मुझे एक दरमियानी उम्र के रिक्शा वाले से ब्याह दिया। मेरी तो गलियों में सहेलियों के हमरा खेलने के दिन थे। जब मुझे मालूम हुआ कि अब खाना भी पकेगा और मिठाई भी आएगी, तो पेट भरने और नया जोड़ा मिलने के तसव्वुर से बेहद खुश हुई और खुशी खुशी चंद दिन पेट भर कर खाना खाया। मेरे मैके में तो गुर्बत का राज था। अब्बा किसी तरह मांग तांग कर 2 रोटियां और बचा हुआ खाना ले आते। वही रात गुजारने के लिए काफ़ी था। खैर, मुझे शादी के फ़ौरन बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शौहर का रिक्शा ख़राब हो गया और वो घर बैठ गए। अब जबकि मेरी तलब खुराक बढ़ी, तो मैं रोटियों के टुकड़ों में से ताज़ा टुकड़ा निकाल कर खाती। कुछ हमदर्द लोगों पड़ोसियों को मालूम हुआ तो वो खाने की चीज़ें और दूध दे जाते। जो रिक्शा में से बचत होती किराया मकान दे देते। किराया मकान ना देते तो मालिक मकान सामान बाहर फेंकने की धमकियाँ देता। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। मेरे दुखों में इजाफा हुआ और मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा। सोच सोच कर जहन माऊफ हो जाता कि कैसे गुजारा करूं। अभी एक बच्चे का बोझ नहीं संभाला जा रहा था कि दूसरी बच्ची पैदा हो गई, जिसे मेरे एक बेऔलाद रिश्तेदार ने गोद ले लिया। रातों को उठकर मैं तड़पती और रोती, खुद से बातें करके खुद ही सो जाती कि चलो बच्ची दूध तो पीती होगी, आराम से रह रही होगी। परवरिश मैंने क्या करनी थी, मुझे खुद कौन सा कोई अकल समझ थी। माँ की ममता को सुला देती। फाकों पर फाके होने लगे। मेरे दिन मांग तांग कर गुजरने लगे। रिक्शा कभी खराब होता और कभी ठीक हो जाता। मैं मायूस नहीं हुई और दुआ करती रही। गुर्बत और मायूसी के साए और गहरे हो गए। चंद आप जैसे लोगों ने समझाया, तुम्हारा ससुराल कराची में है, तुम कराची चली जाओ, वहाँ कारोबार भी मिल जाएगा और बच्चों का दूध कपड़ा भी। मुल्तान में जितने हजरात हैं, उनको अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में एक चिराग और जलने वाला है। खैर से मैं फिर से उम्मीद से थी। इसके हालात जानने के बाद मैंने और दोस्तों ने वहीं बैठे सोचा कि इनको कोई ये बताने वाला नहीं कि तुम्हें बहुत से लोग पनाह देते, घर भी रहने को देते, लेकिन अब यह जो फैमिली में इजाफा दर इजाफा हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या तुम और तुम्हारा मियाँ। वो रोने लगी। मुझसे जो बन सका करती रही, तसल्लियाँ भी देती रही और मिलने वालियाँ भी समझाती रही कि आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करें। वो कहती, मैंने सुना था कि जो रूह इस दुनिया में आती है, खुदा इसके खाने और परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेता है। लेकिन मैं अपने हालत का जिम्मेदार कैसे ठहराऊं? बहुत ही दर्दनाक बातें। सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते। नींद तो रात की यूं भी नहीं आती। हम जैसे हसास लोग पता नहीं
क्या क्या तवक्कुआत रखते। कई तरह के ख्यालात जहन में आते, ये कर दें वो कर दें। मुझ हकीर से जो बन सका सो किया, मगर उसे तो दवाएं भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दूध, अच्छी ग़िज़ा सब चाहिए। कुछ सोचकर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर रहनुमा सदर लेडीज़ क्लब, जो बहुत दर्दमंद दिल रखती हैं और नाम है बेगम फ़रक मुख्तार साहिबा, उनके पास ले जाती हूँ। तुम 1-2 साल जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाता उनकी सरपरस्ती में रहो, वहाँ सब तरह की पनाह मिलेगी। शोहर आपके किसी सराय में रह लें। इसी तरह मेरे कुछ दोस्त और अजीज़ भी रखने को तैयार हैं। अचानक उसके आंसू बंद हो गए और कहानी भी ख़त्म हो गई। हमने सोचा किसी का सर्वेंट क्वार्टर खाली हो तो उसे वहीं जगह दिलवा देते हैं। वो बिल्कुल खामोश थी, हम समझे राज़ी हो गई है। वो दिन और आज का दिन वो लेडीज़ पार्क में कभी नहीं आई। बस मेरे पास उसका फ़ोन नंबर मौजूद है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि उसके मसाइल कम हो जाएं, लेकिन उसके लिए दिल बेचैन रहता है। आप लोग मुझे बताएं कि दर्द दिल का क्या करूँ।